Hello class 7th. This is your second chapter, New Kings and Kingdoms. I have already sent you video of your first chapter. I hope that you have seen that video, but no one has given any response over that. I don't know why you have seen it or not, but give response over that video also and this video. ठीक है, दोनों वीडियोस को आप लोग देखिए और उसके ऊपर रिस्पॉन्स दीजिए, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे भी. ठीक है, so please give response over both the videos and do everything that your teachers say. Okay, now I'm going to start it. New Kings and Kingdoms. In the 7th century there were social, economic and political changes will led to the emergence of the new king social groups. इस चैप्टर में आप लोगों को जो लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया था, किंग हर्षा के बारे में. किंग हर्षा की काफ़ी पावरफुल किंग हर्षा काफ़ी पावरफुल किंग था, और उसकी डेथ के बाद 700 AD के बाद उसकी डेथ हुई 647 AD में. और उसके बाद फिर उसका जो किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था उसका, वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट होने लगा, इधर उधर विभाजित होने लगा, लोग काफ़ी सारे नए किंग्स आ गए. और इस पीरियड में क्या हो रहा था, इस पीरियड में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस, ये तीनों चेंजेस जो है इमर्ज जो है पूरी सोसाइटी में हो रहे थे. आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से जो है क्या हो रहा था, नए रूल्स, नए पॉलिसी जो है हो रही थी. और इससे क्या हुआ, इससे जो है काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स जो थे वो सारे जो है इमर्ज हुए. इस पीरियड में नई डायनेस्टीज इमर्ज हुई, उसी के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. ड्यूरिंग दिस पीरियड अ नंबर ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स अरोज इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया. These kingdoms wanted to build a big empire, hence they fought with each other continuously in order to hold control over the neighboring territories. इस पीरियड में जो है हर्षा की डेथ के बाद, किंग हर्षा की डेथ के बाद जो है काफ़ी सारे पावरफुल रीजनल किंगडम्स खड़े होने लगे. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में, साउथ इंडिया में. और ये सब जो है एम्बिशियस थे. ये लोग ऐसा नहीं था कि अपने एरिया में सीमित रहना चाहते थे, नहीं, ये लोग जो है पूरे उस पर जो है कंट्री पर जो है अपना अधिकार जमाना चाहते थे. उस टाइम क्या था कि जो इतनी बड़ी कंट्री थी, काफ़ी सारे किंग्स थे, काफ़ी सारे किंगडम्स थे, उनकी डायनेस्टीज थे, और वो सब काफ़ी पावरफुल थे, वेल्दी भी थे, पावरफुल भी थे, हर तरीके से वो लोग वेल इनरिच्ड थे. सो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है दे कंटिन्यूसली फॉट विद ईच अदर. वो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे से लगातार उनकी लड़ाइयाँ चलने लगी. नेबरिंग टेरिटरीज थे, इस एरिया का राजा उस एरिया से लड़ रहा है, तो काफ़ी सारे लड़ाइयाँ चल रही थी इधर उधर नेबरिंग टेरिटरीज से. इन द कोर्स ऑफ टाइम द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया वर टेकन ओवर बाय द राजपूत्स. और इसी पीरियड में क्या हुआ, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया क्या हुआ, राजपूतों ने जो है उस पर जो अपना कब्जा कर लिया. द पालाज और पावरफुल इन ईस्टर्न इंडिया. पालाज डायनेस्टी क्या थी, ईस्ट इंडिया में पावरफुल थे, वो ईस्ट इंडिया में काफ़ी पावरफुल थे वो लोग. द वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गंगेटिक वैली वॉज डोमिनेटेड बाई गुर्जर प्रतिहाराज. ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्ट इंडिया था और जो अपर गंगेटिक वैली, गंगा के ऊपरी इलाके थे, उस पर क्या हुआ, गुर्जर और प्रतिहाराज, इनका जो है इस डायनेस्टी का उस पर राज हो गया. द राष्ट्रकूटास कंट्रोल द डेक्कन एंड ऑल्सो टेरिटरीज नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. द चालुक्यास also spread their power in the Deccan region. और जो डेक्कन और उसकी और भी कुछ टेरिटरीज थी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में, तो इस पे किसका राज था, राजपूतास का. राजपूतान ने जो है डेक्कन और कुछ पार्ट नॉर्थ का, कुछ पार्ट साउथ का, इन सब एरियाज पे उसने अपना कंट्रोल किया. ठीक है, चालुक्यास डायनेस्टी थी, इसने जो है अपना कंट्रोल डेक्कन एरिया पे किया. डेक्कन एरिया पे भी इसका कंट्रोल था. अमंग द राजपूत किंगडम्स चाहमनास और द चौहान्स वर वेरी प्रोमिनेंट. जितने भी राजपूत किंगडम्स थे उनमें जो सबसे फेमस कौन सा किंगडम था, राजपूतों का, मीन्स सॉरी चालुक्यास, चाहमनास, जिनको चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उनका किंगडम काफ़ी जो है प्रोमिनेंट था, काफ़ी फेमस था. इन द साउथ द चोला वाज द मोस्ट पावरफुल किंगडम. साउथ में क्या था, चोला. ठीक है, चोला किंगडम था, वो काफ़ी पावरफुल किंगडम था. एंड वॉज नॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और ये किंगडम जो है अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जो है राजकाज के तरीके और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो उसने जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट किया, उसकी वजह से काफ़ी फेमस था. अदर देन द चोला, द पांड्याज एंड चेराज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. चोलाज के अलावा पांड्याज और चेराज भी थे जिन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, टू गिव एक्सेप्टेंस द न्यू किंग्स एंड डायनेस्टी टू के न्यू एंड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिन एंड सो ऑन. ठीक है, तो अपने आप को जो है लोगों ने बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को जो है एक्सेप्टेंस, लोगों के बीच में अपने आप को जो है एक्सेप्ट कराने के लिए उन लोगों ने जो है क्या किया,
नए और काफ़ी बड़े जो है टाइटल्स, नामों को जो है उन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे कि महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे नामों को लोगों ने जो है क्या किया, जो है अडॉप्ट किया। और दे ऑल्सो परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स टू बिकम पार्ट ऑफ द क्षत्रियज एंड इंगेज्ड इन वॉरफेयर टू असर्ट देयर पावर एंड फॉर्म किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है काफ़ी सारे रिलीजियस यानी कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किए, धार्मिक जो रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स उन्होंने परफॉर्म किए, किस लिए, ताकि वो पार्ट ऑफ क्षत्रिय, जो क्षत्रिय कहलाया जाए। और उन्होंने जो है लड़ाइयों में भी काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट लिया, ताकि जो है इस जस्ट टू फॉर्म किंगडम्स फॉर देमसेल्फ, किस लिए, ताकि वो अपना जो है खुद का किंगडम जो है स्थापित कर सकें। इन स्पाइट ऑफ दैट दे स्टिल मेंटेन द रिलेशंस विद द समंतास एंड द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स इन ऑर्डर टू गेट द शेयर फ्रॉम द प्रोड्यूस एंड रेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा अपना रिलेशन उन लोगों ने मेंटेन किया, किसके साथ में, समंतास एंड द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, जो शहर के नोबल्स थे, बड़े लोग थे, इनके साथ में जो गरीब किसान थे, इनके साथ में ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे, ब्राह्मण्स जो थे, इन सब के साथ में उन्होंने अपना अच्छा जो है रिलेशन मेंटेन किया। किस लिए, ताकि वो जो है उनसे टैक्सेस वसूल कर सके, उनसे जो है उनके ऊपर जो है अपना राज कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, और इसी सब से वो लोग क्या करते, जो टैक्सेस वगैरह आते थे, इन सब से उन्होंने क्या क्या करते थे, वो लोग टेम्पल्स का जो है, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, एंड ऑल्सो टू वेज वॉर्स। टेम्पल्स का निर्माण कराया, फोर्ट्स का निर्माण, किलों का निर्माण कराया, और उससे क्या किया, वेज वॉर्स यानी कि जो है लड़ाइयों के लिए धन भी इकट्ठा किया। दीज वॉर्स इन टर्न हेल्प देम अर्न वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और इस वॉर्स से उन लोगों ने, लड़ाइयों से उन लोगों को क्या हासिल हुआ, इन लोगों से उन्होंने उन्होंने पैसा कमाया, धन, वेल्थ, ठीक है, इससे कमाया। और कैसे कमाते थे, कि लड़ाई कहीं के जाके आक्रमण किया किसी देश के ऊपर और उसको हराया, उसको नहीं हरा पाया, तो क्या किया उन्होंने, लूटा उसका, वहाँ पे जाके खूब सारा पैसा लूटा, धन लूटा। और लैंड्स वगैरह उन्होंने गए तो वहाँ पे कुछ एरिया उन लोगों ने उनका कब्जा कर लिया, उस पर अपनी आर्मीज बिठा दी। तो ऐसा करते थे। मेंबर्स इन्फ्लुएंस फैमिलीज वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू कलेक्ट रेवेन्यू। मेंबर्स जो जानी पहचानी फैमिलीज थी शहर की, जो कंट्री की जानी पहचानी फैमिलीज थी, मानी जानी, जो कि इन्फ्लुएंशियल थी, जिनका जो है लोगों के ऊपर अधिकार था, उन लोगों को जो है किंग ने अपॉइंट किया कि वो लोग टैक्सेस को जो है क्या करें, कलेक्ट करें। द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, ज़मीन जो कैसे दी जाती थी, वो लोग, फिर इसी द मेन इन्फॉर्मेशन ऑफ लैंड ग्रांट फ्रॉम प्रस्थरीज टेल अबाउट द रूल, how they depicted themselves as valiant, victorious and various. Learned Brahmas were also those who kept the administration, so Prastaris may not be literary to ठीक है। तो क्या करता था, प्रस्थरीज जो है, ये क्या थी, बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। इससे क्या था, हमें लैंड ग्रांट्स, ज़मीनों के बारे में हमको पता चलता था कि जो लैंड ग्रांट्स कैसे, किस तरह से दी जाती थी, क्या कैसे होता था, टैक्सेस वगैरह कैसे वसूल किए जाते थे, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको इससे मिलता है, ठीक है। इसके बाद फिर राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। राजपूत सबसे पहले डायनेस्टी हम लोग को दी गई, इसमें राजपूत 647 AD टू 1192 AD। राजपूतों का इस टाइम पे जो है प्रभुत्व था, राजपूतों का इस टाइम पे इन्फ्लुएंस था। द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। राजपूतों का जो है ऑरिजिन है, जो उनका जो है उदय है, वो एक कंट्रोवर्सी है, एक जो है लोगों के बीच में काफ़ी जो है कंफ्यूजिंग है। क्या है कि कुछ पता नहीं कैसे उन लोग इमर्ज हुए, पता है कुछ खास इतना है नहीं, बस कोई रिटर्न प्रूफ भी नहीं है इसका ज़्यादा। वाइडली हेल्ड व्यूज दैट द राजपूत्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ फॉरेन सेटलर्स। कहा जाता है कि जो है जो राजपूत लोग थे, ये लोग क्या थे, ट्राइब्स के जो बाहर से फॉरेन सेटलर्स थे, जो बाहरी विदेशी जो आए थे, आके सेटल हुए थे कंट्री में, उनके जो है डिसेंडेंट्स थे, उनके जो है फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज थे लोग। और एंड ऑफ एंशिएंट किंगडम्स हु बिकेम डीपली इंटरमिक्स्ड एंड विथ अनदर एंड कोर्स ऑफ टाइम डेवलप्ड सर्टेन काइंड ऑफ होमोजेनिटी बाय द अडॉप्शन ऑफ सिमिलर सोशल कस्टम एंड रिलीजियस साइट्स। ये फॉरेन सेटलर्स के, और कहा जाता है कि जो है काफ़ी सारे जो एंशिएंट किंगडम्स, पुराने किंगडम्स थे, उनके जो है आपस में उन लोगों ने शादी वादी की, क्या किया, इंटरमिक्स्ड, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स्ड हुए और मैरिजेस परफॉर्म हुई। और इसी के थ्रू क्या हुआ कि जो है इनका उदय माना जाता है कि इसी तरीके से लोग जो है ओरिजिन में आए। दे वर नॉन फॉर देयर हाई करेज, पैट्रियटिज्म, लॉयल्टी, ऑनर, हॉस्पिटलिटी एंड सिंप्लिसिटी। राजपूतों को किस लिए जाना जाता है, राजपूतों को हाई करेज यानी बहादुरी के लिए बहुत कहा जाता है, राजपूत बहुत बहादुर होते हैं। पैट्रियटिज्म बहुत ही जो है
देशभक्त, अपनी जमीन मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, लॉयल्टी, वफादार भी होते हैं, बहुत ऑनर यानी कि जो है बहुत उनके अंदर मान सम्मान भी होता है कि अपने मान सम्मान के लिए जान भी दे सकते थे। हॉस्पिटैलिटी, अपने जो है हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो है मेहमान नवाजी, इसके लिए भी फेमस थे। सिंपलिसिटी, वो लोग सिंपल भी थे कि जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर का जो है नहीं। इवन इन वॉज दे हैड ए स्ट्रिक्ट रिगार्ड फॉर द ट्रूथ एंड नेवर प्रैक्टिस ट्रेचरी और डिसेप्शन। और लड़ाइयों में भी वो लोग काफ़ी जो है, उनका एक रूल था कि जो है किसी भी तरीके की जो है गलत काम नहीं होना चाहिए, सच्चाई के प्रति वो लोग खड़े रहते थे। एंड उन्होंने कभी भी जो है ट्रेचरी डिसेप्शन जो है आपस में, उन्होंने जो है कभी भी एक दूसरे को जो है धोखा नहीं दिया, या फिर किसी को जो है जो है किसी के साथ में उन्होंने धोखा या फिर किसी को जो है परेशान आपस में नहीं किया कि किसी को धोखा दे दिया, किसी को डायनेस्टी जो है किसी के साथ दूसरे राजा के साथ जाके मिल गए, तो ये सब उनके यहाँ नहीं होता था। राजपूत इसके लिए काफ़ी फेमस थे। दे प्रोफेस हिंदू फेथ एंड प्रैक्टिस कास्ट सिस्टम। और वो लोग क्या थे, हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे और कास्ट सिस्टम भी वो लोग फॉलो करते थे। वुमेन वर रिस्पेक्टेड बट कस्टम्स लाइक जौहर एंड सती प्रिवेल्ड। उनकी सोसाइटी में वुमेन की काफ़ी इज्जत थी, बट उस टाइम पे जौहर और सती का भी प्रचलन था। सबने जौहर और सती के बारे में पढ़ा हुआ है। राजपूत वर इमोशनल, पोसेस्ड काम फीलिंग एंड वन इनकेपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग एन यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी। राजपूत क्या थे, इमोशनल थे, अपनी बच्ची को, अपनी आप फैमिली को, अपनी मिट्टी को, अपने जो है अपने देश के लिए वो काफ़ी इमोशनल थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है अपने एनिमी, कॉमन एनिमी के प्रति वो लोग जो है एक साथ खड़े मिलते थे। वो राजपूत वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। वो लोग आर्ट और लिटरेचर के भी काफ़ी जो है काफ़ी लोगों के प्रति आदर था आर्ट और लिटरेचर को लेके भी। अजमेर अर्लियर वाज रूल्ड बाय द चंडेलास बट चौहान्स लेटर ओवरथ्रू देम। सबसे पहले अजमेर पे रूल था चंडेलास का, बट उसके बाद चौहान्स ने उनको ओवरथ्रू कर दिया, उनको ऊपर उनको उन चंडीलास को हरा के चौहान ने वहाँ पे अपनी डायनेस्टी कायम की। कन्नौज वार रूल्ड बाय गुर्जर प्रतिहारस फ्रॉम 10th डायनेस्टी 10th सेंचुरी एडी टू द एंड ऑफ 11th सेंचुरी एंड द लेटर बाय द राठौर। सबसे पहले कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारस का राज था, उसके बाद फिर 11th सेंचुरी के लेटर के बाद ख़त्म होते होते 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग में राठौर्स ने उनको हरा के वहाँ पे अपना जो है राज स्थापित किया, यानी कि अपनी डायनेस्टी वहाँ पे इस्टेब्लिश की। मालवा वाज रूल्ड बाय द परमार्स। मालवा में परमार्स का राज था। बुंदेलखंड वाज रूल्ड बाय चंडीलास। बुंदेलखंड पे चंडीलास रूल करते थे। मेवाड़ वाज अंडर द रूल ऑफ सिसोदिया एंड गुहालियाज। मेवाड़ के ऊपर सिसोदिया और गुहालियाज का रूल था। काठियावाड़ वाज रूल्ड बाय सोलंकीज। काठियावाड़ के ऊपर सोलंकीज का जो है रूल था। बंगाल बाय पाल्स एंड सेनाज एंड गुजरात बाय गुजर प्रतिहार। बंगाल में पाल्स और सेनाज का जो है राज था, एंड गुजरात में गुर्जर और प्रतिहार का रूल था। द गुर्जर एंड प्रतिहारास। गुर्जर और प्रतिहारास कौन थे? द प्रतिहारास रूल्ड ओवर सम पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड गुजरात। प्रतिहारास ने क्या कहते हैं, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट पर उनका राज था। उनका जो है उस इलाके पर राज्य रूल करते थे वो लोग। द फेमस रूलर ऑफ दिस पीरियड वाज राजा भोज। इस पीरियड का सबसे फेमस राजा कौन था? राजा भोज, और उसका बेटा हिज सन महेंद्रपाल। नागभट्ट फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। नागभट्ट फर्स्ट ने इस डायनेस्टी को फॉर्म किया था। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। उन्होंने उनके सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड से और ये डायनेस्टी धीरे धीरे जो है डिफीट हो गई, धीरे धीरे उनका पतन हो गया, डाउनफॉल हो गया। कैसे? उनके सक्सेसर जो थे वो काफ़ी वीक थे और वो लोग अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि महमूद गजनी ने इन्वेट किया, महमूद गजनी ने आक्रमण किया और उनको हरा के वहाँ पे अपना महमूद गजनी ने उनको हराया, और इसी से क्या हुआ, प्रतिहारास का जो है ख़त्म हो गया, प्रतिहारास का राज वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद पालास के बारे में दिया गया। पालास रूल्ड द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। पालास का रूल कहाँ था? बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जो आज का बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है, उस टाइम पे पालास का उस पर रूल था। गोपाल वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। गोपाल राजा जो था, गोपाल था, गोपाल नाम का किंग इसका फर्स्ट रूलर था जिसने इसको डायनेस्टी को फॉर्म किया। द अदर प्रोमिनेंट रूलर वर देवपाल एंड धर्मपाल हु स्ट्रेंथेंड देयर किंगडम्स एंड इंक्रीज्ड ट्रेड विद साउथ वेस्ट एशिया। और इसके अदर कुछ और भी फेमस रूलर्स थे, देवपाल एंड धर्मपाल। उन्होंने इस किंगडम को जो है मजबूत किया और साउथ वेस्ट एशिया के साथ में उन्होंने ट्रेड किया। धर्मपाल फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला डायनेस्टी एंड बिहार एंड एस्टेब्लिश्ड मोनास्ट्री। धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल ने जो है सबने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, बिहार में है ये, इसको धर्मपाल ने ही बनवाया था, ठीक है। और इसके बाद फिर डायनेस्टी वाज कोलैप्स इन 12th सेंचुरी। ये डायनेस्टी 12th सेंचुरी में ख़त्म हो गई और वाज सक्सीडेड बाई
एंड वॉज सक्सीडेड बाय द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी एंड हु रूल्ड अंटिल द मुस्लिम्स डिफीटेड देम। ठीक है, तो ये डायनेस्टी 12th सेंचुरी में कोलैप्स कर गई, ख़त्म हो गई। एंड इसको डायनेस्टी को सक्सीडेड किसने किया? सेन डायनेस्टी ने। और उसके बाद वो लोग भी हारे, किससे? बाहरी आक्रमण से। मुस्लिम्स जो बाहर से आए हुए थे उन लोगों ने आक्रमण करके उनको हरा दिया। उसके बाद थर्ड आपके यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो हेडिंग दी गई है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ये क्या है? कन्नौज वॉज द मेन सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पीरियड में क्या था कि जो है कन्नौज जो था सब सेंटर, पूरा सेंटर था किसका? नॉर्थ इंडिया का जितना भी पूरा सेंटर था सब कन्नौज था। कन्नौज ही सब कुछ वहाँ से। कन्नौज एक पावरफुल एरिया था जिसपे कहा जाता है कन्नौज, जिसने कन्नौज के ऊपर जो अपना राज स्थापित कर लिया, उसने जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना राज स्थापित कर लिया। तो इसी कन्नौज के लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चलता रहता था। तीन राजाओं के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। तो किस किस के बीच में? गुर्जर्स थे, राष्ट्रकूटास थे एंड द पालास। ये तीन लोगों के बीच में ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। किस चीज़ को लेकर? कन्नौज के ऊपर अधिकार को लेकर। ठीक है, यही स्ट्रगल को हम लोग ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। फर्स्टली इट वॉज प्रत्याहाराज हु रूल्ड, प्रत्याहाराज रूलर वत्सराज हु फॉट अगेंस्ट धर्मपाल ऑफ बंगाल। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले प्रत्याहारा रूलर था वत्सराज, जिसने जो है धर्मपाल ऑफ बंगाल, जिसने बंगाल के धर्मपाल के खिलाफ आक्रमण किया एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज, और उसने कन्नौज को जो है ऑक्यूपाई कर लिया। बट सून द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव डिफीटेड वत्सराज एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज। उसके बाद फिर वत्सराज जो कि प्रत्याहार रूलर था, उसको जो है वत्सराज को ध्रुव राजा ने जो कि राष्ट्रकूटा रूलर था, उसने जो है उसको हरा के और वहाँ पे कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देयरफॉर राष्ट्रकूटा गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज इन 10th सेंचुरी एंड मेड इट देयर कैपिटल। और उसके बाद फिर राष्ट्रकूटा ने क्या किया? कन्नौज के ऊपर 10th सेंचुरी में अपना अधिकार जमाया और उसको अपनी कैपिटल स्थापित किया, बनाया। ठीक है, उसके बाद चौहान्स, द मोस्ट पावरफुल रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान 1179 to 1192 AD। इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर, सबसे फेमस रूलर जो था वो पृथ्वीराज चौहान था। ही वो डिफीटेड मोहम्मद गौरी द बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। उसने जो है मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराइन में हराया था 1191 AD में। बट इन द सेकेंड बैटल ही डिफीटेड। बट उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, जो कि उसके जस्ट एक साल बाद 1192 AD में हुआ था। और इसी के बाद कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान इसी बैटल में हारा था और ही वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड बाय मोहम्मद गौरी। और इसी बैटल में वो डिफीट होके और मोहम्मद गौरी के हाथों मारा गया था। द फेमस पोएट चंद्र बरदाई रॉट ए लॉन्ग पोएम कॉल्ड पृथ्वीराज रासो विच गिव डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द किंग। एक फेमस पोएट थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने बहुत लंबी पोएम लिखी थी इनके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के लिए, और उसको हम लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सारी अचीवमेंट जो उसने जो भी किया था सब कुछ उसमें था। द चौहान्स फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेरू विच इज़ नाउ कॉल्ड एज अजमेर। चौहान्स ने ही अजमेर नाम की सिटी को जो है, जो कि पहले अजमेरू नाम से जानी जाती थी, इसको जो है फाउंड किया था, जो कि आज अजमेर के नाम से जानी जाती है। द राष्ट्रकूटास वर वेरी पावरफुल इन डेक्कन रीजन। राष्ट्रकूटास सबसे पावरफुल कहाँ है? डेक्कन रीजन में थे, जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा रिवर के बीच में पड़ता था। द रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। द कैलाश टेम्पल, अरोरा एंड रॉक कट एलिफेंटा केव टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास। द फेमस कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है, वो जो है राष्ट्रकूटास ने ही बनाया था, और एलिफेंटा केव टेम्पल्स ये भी राष्ट्रकूटास ने ही बनवाया था। दे गेव पैट्रोनल शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म। द फेमस रूलर डांडी दुर्ग एंड कृष्णा फर्स्ट। उन्होंने जो है शैविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट द पांड्यास। द वेटरन ट्रेवलर मार्क पोलो हैज़ लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ द पांड्यन किंगडम। द किंगडम वाज टू son of the चोलास एंड इन द रीजन अराउंड मदुरई। ठीक है, तो मार्क पोलो ने जो है इस किंगडम, पांड्यास किंगडम के बारे में और पांड्या रूलर्स के बारे में जो है अपनी जो है उसमें लिखा, उन्होंने जो है उसके बारे में बताया। द किंगडम वॉज टू द साउथ ऑफ द चोलास के साउथ में ये किंगडम पड़ता था, एंड इन द रीजन अराउंड मदुरई एंड विच वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम एंड वॉज नोन एज सेंटर ऑफ लर्निंग। ये जो है उनका पांड्यास का रूल कहाँ पे था? मदुरई और उसके आसपास के एरियाज़ में था। और
जो है इस पीरियड में जो है मदुरई को उस टाइम पे लर्निंग का एक सेंटर कहा जाता था, जहाँ पे जो है सब सीखने का और इस चीज़ का सेंटर हुआ करता था। द परमराज द Paramar's ruler ruled the region around the Malwa during the 11th century AD. The capital of Parmas was Dhar. The famous ruler was Raja Bhoj. पारमास जो है मालवा पे इन लोगों ने जो है अपना रेन स्थापित किया, अपना जो राज्य इन लोगों ने मालवा पे कायम किया था 10th to 12th सेंचुरी के बीच में। और इनका सबसे फेमस रूलर था राजा भोज। द किंगडम वाज कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और बाद में कैपिटल जो है ये किंगडम किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करके और इसका कैपिटल को, इसका किंगडम को जो है ख़त्म कर दिया। द पल्लवाज रूल साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 500 to 600 एडी। पल्लवाज ने साउथ इंडिया पर रूल किया था कब, 5 से 500 एडी से 600 एडी के बीच में। देयर कैपिटल वाज कांची। उनकी कैपिटल कांची में थी। और उन्होंने, वो लोग भी जो है काफ़ी बड़े पैटर्न्स थे आर्ट और लिटरेचर के, आर्ट और आर्किटेक्चर को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया अपने पीरियड में। और उनका सबसे पावरफुल रूलर थे महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन। इसके बाद फिर द चोला किंगडम एट प्रेजेंट लोकेटेड इन साउथ इंडिया, यानी तमिलनाडु में जो है इनका, जो आज के टाइम पे तमिलनाडु है, वो उस टाइम पे चोला किंगडम हुआ करता था। जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर कहा जाता था। साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर जो था वो चोला किंगडम ही कहा जाता था। तो इसकी चीफ कैपिटल्स कहाँ कहाँ पे थी, इसकी चीफ कैपिटल्स थी कांची, तंजौर, और इन दो जगहों पे इसकी चीफ कैपिटल्स थी। Chola architecture and sculpture, the temples became the center of life during the Chola's reign. They were not only place of worship but also center of economic, political and cultural activities. चोला एम्पायर में जो है टेम्पल कल्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला। टेम्पल्स उन लोगों ने काफ़ी सारे बनवाए और ये क्या था, उनकी लाइफ का एक पार्ट था। ये सिर्फ जो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जो पूजा पाठ ही करते थे, बट इसके अलावा भी वहाँ पे सेंटर था किस चीज़ का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करता था। Chola administration was highly organized and efficient. They divided into empires into 6 provinces called mandals. चोला एम्पायर को उन लोगों ने क्या किया था, 6 बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उन लोगों ने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था और उसको हम क्या कहते थे, मंडल्स कहा जाता था। इन मंडल डिवाइडेड इनटू वल्नुडास और डिस्ट्रिक्ट्स। और उसके बाद हर मंडल को उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में फर्दर डिवाइड किया हुआ था। और उसके बाद फिर विलेज असेंबली, गांव का एक समूह बनाते थे जिसको वो लोग उर कहते थे, युवा उर उसको कहा जाता था। सोसाइटी, उस टाइम की सोसाइटी चोला रूलर्स की कैसी थी, अपार्ट फ्रॉम नोबिलिटी द ब्राह्मण्स एंड द ट्रेडर्स वर हाईली रिस्पेक्टेड। नोबल्स के अलावा जो बड़े जो राजा के काफ़ी खास लोग थे, उनके अलावा जो थे वो ब्राह्मण्स और ट्रेडर्स, इन लोगों को जो है जो ब्राह्मण्स थे इन लोगों को, और ट्रेडर्स जो व्यापारी थे इन लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, काफ़ी इज्जत मिलती थी। दे वर नॉन फॉर देयर हाई कैरेक्टर एंड लर्निंग। द लर्न ब्राह्मण वर गिवन एंड लैंड ग्रांट्स एंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। ब्राह्मण्स को जो क्या मिलता था, लैंड जो है गिफ्ट्स में देते थे लोग, और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। बट इनके टाइम पे फार्मर्स जो थे, जो गरीब पीजेंट से किसान थे, ये लोग सही नहीं थे, मीन्स इन लोगों के साथ में सही नहीं हो रहा था। देवर पुअर एंड वर्क हार्ड। वो लोग क्या थे, बहुत ही गरीब थे और बहुत मेहनत करते थे। द शूद्रास वर ट्रीटेड एज लो कास्ट एंड अनटचेबल। शूद्रास को क्या रहता था कि जो है उनको एकदम लो कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। वो लोग छुआछूत भी फॉलो करते थे, उनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। इनके पीरियड में जो है वुमेन को काफ़ी ऑनर था, कि वुमेन जो है इनके पीरियड में काफ़ी इज्जत मिलती थी, उनको काफ़ी मान सम्मान आदर दिया जाता था। इकनॉमी, साउथ इंडिया मर्चेंट्स वर कॉल्ड क्षेत्रीय। दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया। द इकोनॉमिक लाइफ वॉज प्रॉस्परस। इकनॉमी इनकी कैसी थी, इकनॉमी इनकी काफ़ी अच्छी थी, प्रॉस्परस थी, वेल्दी थी। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग ट्रेड बहुत इनका ये लोग ट्रेडिंग बहुत करते थे। ये लोग आसपास के जो चाइना से भी लोग ट्रेड करते थे, वेस्ट एशिया से भी लोग ट्रेड करते थे, तो ये लोग आसपास की कंट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे। रिलीजन कैसा था, रिलीजन हिंदुज़म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। इस पीरियड में जो है हिंदुज़म क्या था, सबसे पॉपुलर रिलीजन था। विष्णु एंड शिवा वर द चीफ डायटीज़। विष्णु और शिवा जो है, शिव और विष्णु चीफ गॉड थे, जो मुख्य भगवान माने जाते थे इनके। Another popular movement which arose in during the 12th century was the Lingayat movement.
इसी पीरियड में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है बहुत पॉपुलर मूवमेंट अराउज हुआ, बहुत पॉपुलर विद्रोह था ये, जिसको लिंगायत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस फाउंडर वॉज बासुआ एंड हिज नेफ्यू चंद बासुआ। इस मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? इस मूवमेंट को बासुआ और उसके भतीजे भांजे ने, जिसका नाम चंद बासुआ था, इन दोनों लोगों ने जो है इसको फॉर्म किया था। जो और ये लोग क्या थे, ये लोग एक कालाचुरी किंग, कर्नाटका किंग के जो है कोर्ट में ये लोग रहते थे। सो द लिंगायट्स वर वर्शिपर्स ऑफ शिवा। ये लोग क्या थे? लिंगायत्स जो है शिव के भक्त थे, शिव को फॉलो करते थे, और उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया। दे अपोज्ड स्ट्रांगली द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड फास्ट फीस्ट पिलग्रिमेज एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? कास्ट सिस्टम को उन लोगों ने अपोज किया। उन लोगों ने जो है जो व्रत और ये सब चीज़ें थी, इन सबको सेक्रीफाइसेस, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लोगों ने अपोज किया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन द सोशल स्पेस दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड अलाउड रीमैरिज ऑफ विडोज। उन्होंने सामाजिकता में जो है क्या किया? चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह था, उसका अपोज किया, प्लस विडोज रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह को भी इन लोगों ने जो है क्या किया? इसका जो है समर्थन किया, इसको अलाउ किया। At the intellectual level, the most serious challenge to Buddhism and Jainism were posed by Shankar, who reformulated the Hindu philosophy. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा अपोज इस पीरियड में शंकर नाम के एक हिंदू फिलोसोफर थे। उन्होंने जो है इस पीरियड में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को काफ़ी अपोज किया। अदर देन हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वर आल्सो पैटर्नाइज्ड बाय द पीपल। और हिंदुज़्म के अलावा जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी और धर्म थे जिसको लोग फॉलो करते थे। द चोला लिटरेचर उनका इस पीरियड में क्या था? द मैनी literary and religious works were translated in Sanskrit from Sanskrit into Tamil language, तेलुगु लैंग्वेज एंड कन्नड़ लैंग्वेज। काफ़ी सारे जो तमिल संस्कृत लिटरेचर्स थे उनको लोगों ने जो है ट्रांसलेट किया, किसमें? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में। कंबन वाज वेरी फेमस राइटर ऑफ दिस पीरियड। ही रॉट रामायण इन तमिल। उन्होंने संस्कृत से तमिल में रामायण को कन्वर्ट किया। महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु। महाभारत उसी पीरियड में तेलुगु में ट्रांसलेट हुई थी। पंपा, पोना एंड राना वर थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। इन तीनों को जो है कन्नड़ लिटरेचर का तीन रत्न माना जाता है, कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ? टर्किश इन्वेजन। द राजपूत्स वर कॉट अनवेयर्स ऑफ द टर्क्स एंड अफगान्स हु इन्वेडेड इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th सेंचुरी एडी। इसके बाद फिर जो है टर्किश इन्वेजन, बाहरी आक्रमण होने लगे हमारे यहाँ पर। टर्क ने सबसे पहले आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण हुआ हमारे यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान का रूलर था, उसने सबसे पहले आक्रमण किया। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया फॉर्स फ्रॉम इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आक्रमण किया, इन्वेड किया। उसका जो है मेन मोटो क्या था? उसका मेन लक्ष्य क्या था? कि जो है इंडिया की जो धन, असीमित धन और दौलत है, इसको जो है अपने यहाँ पे ले जाने के लिए। तो उसने क्या, हर साल वो लगभग हर साल जब तक वो था, उसने जो है क्या किया? हर साल उसको यहाँ पे आक्रमण करता था और यहाँ से असीमित धन लूट कर ले जाता था। उसने सबसे ज़्यादा आक्रमण कहाँ किया? टेम्पल्स वगैरह में। और उसका सबसे फेमस अटैक कौन सा था? सोमनाथ टेम्पल पे, जो कि गुजरात में है। उसी पर उसका सबसे फेमस अटैक सोमनाथ टेम्पल पे ही कहा जाता है। उसने अटैक्स इंडियन टेम्पल्स पे क्यों किए? इंडियन टेम्पल्स पे अटैक उसने क्यों? इसलिए क्योंकि उस टाइम पे इंडियन टेम्पल्स में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ही ज़्यादा जो है धन था। मूर्तियाँ सोने की बनती थी वहाँ पे। जो है हॉल्स सोने के बनाए जाते थे। जो वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो सोने, चांदी, इन सब चीज़ों से बनाया जाता था। तो इसीलिए टेम्पल्स उन लोगों को आकर्षित करती थी कि जो है वहाँ पे बहुत सारा धन और दौलत है। इसके बाद फिर महमूद गोरी, अफ़गान रूलर जो था महमूद गजनवी। इसके बाद फिर नेक्स्ट रूलर जो टर्किश रूलर था वो आया यहाँ पे, वो था मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी काफ़ी एम्बिशियस बंदा था, काफ़ी एम्बिशियस रूलर था। इसने जो है ये नहीं कि इसने अटैक इसलिए किया क्योंकि उसको धन चाहिए था, नहीं, उसने अटैक इसलिए किया बिकॉज उसको यहाँ पे रूल करना था, उसको अपनी डायनेस्टी यहाँ पे फॉर्म करनी थी। उसने सबसे पहली लड़ाई कहाँ पे लड़ी? बैटल ऑफ तराइन में अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। उसने सबसे पहले अपनी लड़ाई 1191 एडी में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अपने इंडिया में लड़ा। वहाँ पे वो हारा था, बट वहाँ से हार तो गया, लेकिन उसने अपना जो है
अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, उसने जो प्रयास नहीं छोड़ा, और अगले साल 1 साल बाद फिर वो 1192 AD में आया और वहाँ पे आके उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया। और इसके बाद फिर हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान की को उसने मारा, और यहाँ से फिर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का राज स्टार्ट हो गया। कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स की डिफीट का सबसे मेन कॉज क्या था कि वो लोग जो है क्या थे, researchers shows that the Turks did not have superior wealth, but their horses were fast and archers too quick। कहा जाता है कि जो है जो टर्क्स थे, इनके जो है इनके पास जो वेपन्स थे वे काफ़ी अच्छे नहीं थे, और ऑन द सेकेंड हैंड हमारे पास जो इंडिया में वेपन्स थे, शॉर्ट्स वगैरह थी, काफ़ी फेमस थी, काफ़ी जो है हम लोग इसको यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ को जानते थे। तो हमारे पास वेपन्स अच्छे थे, बट इनके पास क्या था, इनके पास हॉर्सेस थे, घोड़े जो कि बहुत ही तेज़ थे। और जो आर्कस थे, इनके जो धनुष इनके चलाने वाले बंदे थे, ये लोग भी काफ़ी क्विक थे, ये लोग भी काफ़ी अच्छे थे। तो इनकी दो चीज़ इनका प्लस पॉइंट था हमारे पास। लूज पॉइंट क्या था कि हमारे जो इंडियन रूलर्स थे वो लोग क्या थे, हाथी पे सवार रहते थे, उनको हाथी नसीन थे, ठीक है। तो वो परमानेंट हाथी पे बैठे, तो हाथी बैठे, हाथी बहुत ही स्लो होता है, सबको पता है। तो हाथी पे बैठते थे वो लोग। और उसके बाद फिर क्या था कि हमारे पास यूनिटी नहीं थी, ठीक है। इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी, एक लड़ रहा है तो सोचे लड़ने दो, हारेगा तो उसका डायनेस्टी जाएगा, और सोचते थे अगर चला गया तो हो सकता है मैं कल को अटैक करके मुझे मिल जाए वो लैंड। तो ये लोग ये नहीं सोचते थे कि बाहरी आक्रमण है उसको पहले रोका जाए, नहीं, पहले ये अपना अपना चलने दो। तो और उसी जगह पे महमूद गजनई और मोहम्मद गोरी, ये दोनों क्या थे, बहुत ही काबिल कमांडर्स थे, और ये लोग टर्क्स जो थे काफ़ी वेल ट्रेंड भी थे। तो ये सब रीजंस थे कि जो है जिससे इंडियन रूलर्स क्या थे, हार गए थे। और इसी के बाद फिर क्या हुआ, इसी के बाद फिर इस्लामिक कल्चर जो है इंडिया में स्प्रेड होने लगा, और जो है काफ़ी सारे बाहरी आक्रमण हुए, नए बाहरी जो है मुस्लिम रूलर, जो बाहरी मुस्लिम रूलर्स थे, ये लोग जो है इंडिया में आए और इन्होंने अपनी डायनेस्टी को फॉर्म किया यहाँ पे। ठीक है, आपकी चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज देख लीजिए, आपका ए वाला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वेश्चन है इसमें, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके फिल करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका स्टेट ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। सी वाला मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम आपको मैच करना है सही कॉलम में। फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, चारों क्वेश्चन आप बुक में ही कर लीजिएगा। उसके बाद फिर फिफ्थ और सिक्स्थ वाला क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, उसको आपको शॉर्ट में 2-3 लाइन्स में इसका आंसर आपको देना है, 3-4 लाइन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 दिए गए हुए हैं, इसको आपको डिटेल्स में लंबे में आपको इसको आंसर करना। ठीक है, तो चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, डाउट होगा उसको पूछिएगा और क्वेश्चंस कर लीजिए।